नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं पुलिस की भूल या बर्बरता। कहते हैं कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके नाम से तय होने लगे और उसी नाम की वजह से वह थाने पहुंच जाए तो यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह जाता, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भरोसे की भी परीक्षा बन जाती है और पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। हमीरपुर से सामने आई एक घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि पुलिस एक वारंटी को पकड़ने गई, लेकिन उसी नाम के दूसरे युवक को हिरासत में ले आई। जब वारंटी नहीं मिला तो उसी मोहल्ले के उसी नाम के दूसरे युवक को हिरासत में ले आई। अब परिवार का दावा है कि थाने में लाकर उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और फिर वहां से डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर किया। दूसरी ओर पुलिस इसे पहचान की गलती बता रही है। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति तक पहुंच चुका है। अब सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अगर पहचान की गलती हुई है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जवाबदेही किसकी तय होगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। जो तमाम गंभीर सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में एक कथित पुलिस कार्रवाई अब गंभीर विवाद का रूप ले चुकी है। आरोप है कि सदर कोतवाली पुलिस एक वारंटी शिवराज को पकड़ने मेरापुर पहुंची, लेकिन उसी नाम के दूसरे युवक शिवराज सिंह को हिरासत में ले आई। परिवार का कहना है कि पुलिस को उन्होंने बार बार बताया कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। परिजनों का आरोप है कि थाने ले जाने के बाद युवक के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि उसके सिर, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों पर बेरहमी से मारपीट की गई। हालत बिगड़ने पर पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। क्या हुआ आपके साथ? थाने में मारा है। किसने मारा है? क्या हुआ? HSO, SI, कांस्टेबल सब लोगों ने मारा है। क्यों मारा है? क्यों लेके आए थे आपको थाने? झूठा आरोप लगाया कि आपका पूरा अरेस्ट वारंट है। फिर क्या हुआ? झूठा अरेस्ट वारंट दिखा के मोबाइल में गिरफ्तार करके थाने के अंदर मारा है। घर से गिरफ्तार कर लाए थे। किन किन लोगों ने मारा आपको? पुलिस वालों ने मारा है सबने। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने भी बताया कि युवक घायल अवस्था में लाया गया था। डॉक्टर के मुताबिक उसके सिर, चेहरे, छाती पर गंभीर चोटें थीं और मामला शारीरिक हमले का प्रतीत होता है। मेडिकल रिपोर्ट अब इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। सही नहीं है, सर में चोट है, उल्टी हो रही है उसको, चेस्ट में दर्द है उसके, और एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। अभी एक्सरे मैंने डिवाइड कर दिया और अपनी तरफ से मैंने रेफर भी कर दिया, क्योंकि हमारे पास ना सर्जन है ना रात में हम देख सकते हैं। कोई अगर होता है तो लिखित में हमें दे दे, सरकारी हम भगाने वाले तो कैसे दें। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि वारंटी की जगह दूसरे शिवराज को पकड़ लिया गया था। परिवार का कहना है कि अगर ये गलती थी तो फिर इतनी मारपीट क्यों हुई। उनका आरोप है कि एक प्रशासनिक भूल ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। क्या नाम है आपका? सर रूपा। क्या कुछ हुआ आपके? सर ये हम कुछ नहीं हुआ था, घर में ना कोई किसी से बाहर से कुछ नहीं हुआ था। हम अपने घर पे थे, बस पुलिस गई, ये नेपाल सर गए, 4 पहिया से 3 लोग ऐसा आए थे। बोले कि तुम्हारा भाई है। मैंने कहा जी सर। मैंने कहा क्या बात है सर? बोले कि क्या कहते हैं एक सत्यापन कराना। तो मैंने कहा सर दिखाएं सत्यापन वाला कागज़। बोले वो कागज़ तो नहीं लेते। मैंने कहा सर तो आप नोटिस भेज देना मेरे घर में। तो बोले नहीं, हम पूछताछ के लिए लेते जा रहे हैं। तो मैंने कहा सर नहीं, मेरे भाई को ऐसे ना ले जाएं। तो बोले कि नहीं, आप 2018 का वो है कागज़। तो मैंने कहा सर हमारी किसी से कभी भविष्य में लड़ाई नहीं हुई है, तो 2018 का आ कहाँ से गया?
मैंने बस बोले रे ऐसे लिए जा रहे हैं, बस उसने भाई को बस बैठाया तीनों सर ने। मैंने आगे गाड़ी की मना भी की है कि सर हम लेके आ जाएंगे, हम बाद में आगे। फिर क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं सर, घर से बस जबरदस्ती बैठा लाए, बैठा के आगे थाने के अंदर इसको ले जाके मारने लगे। मोरे लड़का का मारो है। कौन मारे? सब पुलिस वाले पूरे मारो है, हमारे हल्की कदर हो मारो है, ना बतावत है और कुतवाल मारो है, सब पूरे मारो है पूरे। क्यों मारा है? क्या कह रही थी पुलिस? और सर ये नहीं बताया किस वजह से मारा। अच्छा भाई पता हमें कि हम ये मारे भाई कोई कागज है कि हमें मारो, मुलजिम को पुलिस वालों का मान नहीं है। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। गंभीर रूप से घायल युवक के परिजन न्याय की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। परिवार ने पूरे मामले की शिकायत उनके सामने रखी और निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। अब नजर इस बात पर है कि आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और प्रशासन क्या कदम उठाता है। दूसरी ओर सदर कोतवाली प्रभारी का कहना है कि वारंट किसी दूसरे शिवराज के नाम था और गलती से उसी मोहल्ले के दूसरे युवक को पकड़ लिया गया। थाना प्रभारी ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि युवक ने थाने में हंगामा किया था। साथ ही ये भी कहा कि उसके खिलाफ पहले से कुछ मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि ये दावा फिलहाल परिजनों के आरोपों से अलग है और पूरे मामले की जांच के बाद ही तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में दो दावे आमने सामने हैं। एक तरफ परिवार पुलिस पर गलत व्यक्ति को पकड़कर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा रही है, वहीं पुलिस मारपीट से इनकार कर रही है और इसे पहचान की गलती बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल नाम की समानता के आधार पर हिरासत में लिया गया तो ऐसी चूक की जवाबदेही कौन तय करेगा और क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तमाम सवाल आज सामने हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशेंगे कि आखिर पुलिस ने गुड वर्क के चक्कर में किसी और व्यक्ति को उठा ले गई पुलिस और उसके साथ बर्बरता की, या पुलिस से गलती हुई। लेकिन अगर जिस व्यक्ति का वारंट था, अगर वो व्यक्ति भी पुलिस अगर उठाकर ले जाती, हालांकि पुलिस गलत व्यक्ति को उठाकर ले गई, लेकिन उस व्यक्ति को भी अगर ले जाती तो क्या उसके साथ इसी तरीके से बर्बरता करती? ये तमाम सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आज की चर्चा में तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व IPS हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद उस्मान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिम मार्शल जी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और हम स्वागत के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर में यह पुलिस का कौन सा चेहरा नजर आया है? जिस व्यक्ति का वारंट था, जिसको शिवराज नाम का व्यक्ति, जिसको पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, जब वो व्यक्ति नहीं मिला, उसी नाम से मोहल्ले के दूसरे व्यक्ति को पुलिस उठा लाई, उसके साथ बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई। और जो पीड़ित है वो कह रहा है कि SHO SI 2-3 पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसके साथ बर्बरता की और चोटें ऐसी हैं, गंभीर स्थिति में वो अस्पताल ले जाया गया, पुलिस वाले लेकर गए और वहां से उसको कानपुर रेफर किया गया है। हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए क्या कुछ इस दौरान घटित हुआ। देखिए मनोज, जहां एक और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उनकी अलग, जो प्रदेश है उसमें अलग जो प्रसिद्धियां हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन बीती रात जो हमीरपुर पुलिस महकमे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उनने कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया। ये जो पूरा मामला हुआ ये हमीरपुर मुख्यालय क्षेत्र के ही मीरापुर मोहल्ले का हुआ है, जहां पर बीती शाम 6 बजे पुलिस मीरापुर मोहल्ले पहुंचती है। वहां एक वारंटी को गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है, जिसके बाद जब थाने में जांच पड़ताल की जाती है, जो वारंट होता है उसके तहत जो जांच की जाती है, उसके बाद पता चलता है कि जिस शिवराज के नाम पे जो वारंट आया था उस शिवराज को छोड़कर पुलिस दूसरे एक शिवराज को गिरफ्तार कर थाने लाई है। जिसके बाद ये बात शिवराज को भी मालूम चलती है और वो भी पुलिस से सवाल करता है, जिस पर पुलिस का कहना है कि जब जो आरोपी शिवराज है उसको जानकारी होती है कि किसी और को पकड़ने की बजाय पुलिस गलती से उसको थाने ले आई है, तो उसके बाद वो आक्रोशित हो जाता है और खुद को लहूलुहान कर लेता है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो परिजन है उनका ये कहना है कि पुलिस शिवराज के घर पहुंचती है, उसको गाड़ी में बैठाती है, परिजनों के बार बार पूछने के बाद भी उसको कारण
स्पष्ट नहीं किया जाता। बाद में जब थाने लेकर आती है तो वहां उसके साथ मारपीट की जाती है और 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही जो परिजन है वो थाने पहुंचते हैं तो अपने जो माँ है वो बताती है कि अपने बेटे को उन्होंने रस्सियों से बंधा हुआ देखा। साथ ही जो तमाम पुलिस वाले थे वो उसके ऊपर एक के बाद एक डंडे और अन्य जो चीजें थी उनसे वार करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके साफ तौर से जो निशान है वो भी शिवराज के शरीर पे देखे जा सकते हैं कि उसके साथ हमीरपुर का जो सदर कोतवाली है वहां कितनी बर्बरता की गई, किस हद तक उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वो एकदम कहे तो बेशुद्ध हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जब सूचना जो परिजन तमाम उनके जो परिजन थे वो पहुंचे थाने और जिसके बाद जो हालत देखी गई शिवराज की, तो फिलहाल जब मीडिया पहुंचती है तो शिवराज से बात करने की कोशिश करती है तो शिवराज बात करने की हालत में नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद जो उसकी बहन है रूपा हो गई या माँ है रामरती है, इनको जानकारी पड़ती है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्ष है साध्वी निरंजन वो भी हमीरपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद है। जिसके बाद जो तमाम परिजन है वो सभागार पहुंचते हैं, जिस पर पुलिस उन्हें कई बार रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन अंततः जो साध्वी निरंजन है उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो गुहार लगाती है मदद की। जिसके बाद साध्वी जी की तरफ से भी एक आश्वासन दे दिया जाता है। फिलहाल आगे इस पूरे मामले में कहीं भी कुछ होते हुए नजर नहीं आता। जिसके बाद तमाम जो परिजन है वो मजबूरन ही अस्पताल पहुंचते हैं, शिवराज को वहां से उठाते हैं और घर जाने की बात कहते हैं। जिसके बाद भी तमाम जो कोतवाली के जो पुलिसकर्मी थे, बड़े जो अधिकारी थे पुलिस के, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और रोड में ही घेराबंदी करके पूरे परिवार को पकड़ के रख लेते हैं। जिसके बाद लगभग 2 घंटे ये पूरा वाकया रोड में चलता है और तमाम जो पुलिसकर्मी एक के बाद एक संख्या बल उनका बढ़ता जाता है। आसपास के थाने की भी पुलिस बुलाई जाती है और जो पीड़ित परिवार है उसको रोड में ही घेर के रखा जाता है। जब पीड़ित परिवार का जो वकील है, एडवोकेट है, वो मौके पर पहुंचते हैं और समझा बुझाने का काम करते हैं। जिसके बाद जो परिवार है वो सकुशल अपने घर पहुंच पाता है। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्हें घर जाना और पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही। यहाँ तक कि रोड में भी जो पीड़ित परिवार है उसने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस जबरन ही उनके साथ मारपीट कर रोड में भी उनको अपनी गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रही है और वापस उन्हें थाने ले जाने का प्रयास करी। कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है सिद्धार्थ जिस तरीके से अब पुलिस कह रही है कि नहीं अब पहचान की तो गलती हुई है, लेकिन एक और कहानी जो पुलिस बता रही है कि उसने चूंकि उसको गलत लाया गया था तो उसने अपने आप को आक्रोशित होकर अपने आप को घायल कर लिया। ये कहानी कहां फिट बैठती है भाई? जिस तरीके से सिर में चोट है, हाथ पूरी तरीके से डैमेज है, खून से लथपथ नजर आ रहा है, पीठ पर चोट है, चेहरे पर चोट है, वो व्यक्ति अपने आप को घायल कर लेगा। ये कैसी कहानी है पुलिस की? मनोज, जब इस पूरी घटनाक्रम के बारे में उच्च अधिकारियों से, पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो जो सीओ सदर है उनका कहना है कि जब शिवराज थाने में था और जिस दौरान ये वारंटी अभियुक्त की उसे जानकारी हुई कि किसी और शिवराज को गिरफ्तार करना था और उसके बदले दूसरे शिवराज को पुलिस आरोपी समझकर थाने ले आई। इस पर जो शिवराज है वो बौखला गया और बौखलाने के साथ ही पास की जो खिड़की है उस पर हाथ पांव मारने लगा, जिसके बाद वो घायल हो गया। और फिलहाल आपको बताते चले कि जो हमीरपुर पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक वो अपनी कार्यशैली को लेकर काफी विख्यात है और निष्पक्ष जांच करने की बात करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस पूरे मामले में एक टीम गठित की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज थाने के वो खंगाले जा रहे हैं और साथ ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन मनोज, वाकया जो है वो बीती शाम 6 बजे का हो गया है और अब शाम के 5 बजने जा रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई होते हुए अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है विवेक, आरोपी जो पीड़ित परिवार का शिवराज जो मार खाया है ये भी एक पुराना क्रिमिनल है। इसके ऊपर भी कई संगीन धाराओं पे मुकदमा दर्ज है और ये भी एक मामले में तड़ीपार किए गए थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं इस बात का हवाला देते हुए भी नजर आ रही है कि जो शिवराज है जिसके साथ ये पूरा वाकया हुआ वो भी एक क्रिमिनल है, जिस वजह से कहीं ना कहीं पुलिस अगर देखा जाए इस पूरे मामले में तो उदासीनता भी बरतते हुए नजर आ रही है। ठीक है सिद्धार्थ, जुड़े रहिए आप हमारे साथ पूर्व आईपीएस महेश कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया, पूरा ये घटनाक्रम सामने आया है, एक व्यक्ति शिवराज जिसको पुलिस उठाकर ले जाती है, उसके घर वारंट लेकर आती है और कहती है कि परिजनों से कहती है इसको हम अपने साथ ले जा रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहते हैं नहीं ठीक है हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। थाने में ले जाकर उसकी बर्बरता से पिटाई की जाती है और बाद में पुलिस को एहसास होता है कि नहीं ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं है। और जब वो व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां से कानपुर रेफर किया जाता है। अब पुलिस कह रही है कि नहीं उस व्यक्ति को जब ये पता चला, हमने जब उसको बताया कि वो उसको हम गलत लाए हैं तो उसने खिड़कियों पर हाथ मारा, सर मारा और तमाम ये कहानी, इसको कैसे देखते हैं सर?
कितनी सच्चाई इसमें हो सकती है और पुलिस के इस कारनामे को आप कैसे देखते हैं? महेश मिश्रा सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। बताया जा रहा है कि अरेस्ट वारंट था शिवराज के लिए जी और अरेस्ट वारंट कोर्ट से इश्यू होता है फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट जी और बाकायदा उस पर एड्रेस, उसका नाम, एक्यूज का नाम, उसकी वल्दियत, उसके पिता का नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस सब लिखा रहता है उसके ऊपर जी और वो थाने पहुंचता है। थाने में पहुंचने एक्सिक्यूशन के लिए वो और निश्चित रूप से नॉन वैल्यू वारंट रहा होगा, क्योंकि कुछ भी वारंट होता तो पुलिस जाके तत्काल बेल ले देती। जी नॉन वैल्यू वारंट होगा। इस तरह से उसके घर पहुंची। जी घर पहुंचकर जब उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ने पर यदि उसकी माँ और बहन वगैरह ने बताया कि ये वो शिवराज नहीं है, क्योंकि उससे वल्दियत पूछी होगी कि आपके पिता का नाम क्या है, तो उसी वक्त ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था कि ये शिवराज नहीं है। खैर जी बहरहाल वो इतनी तेजी से, क्योंकि आपके जो पत्रकार हैं वो ये बता रहे थे कि ये भी एक संगीन अपराधों में रहा है और ये भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो इसलिए पुलिस को लगा होगा कि चलो इनको बैठा लो, फिर बाद में देखा जाएगा, पहले गाड़ी बढ़ाओ तेजी से। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मुजहमत होने का डर रहता है। यदि कि आप किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाती है पुलिस, तो अक्सर कभी कभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, घर वाले इकट्ठे हुए, जैसे आजकल अखबार पढ़ रहे होंगे, पुलिस को पीट दिया, दरोगा को पीट दिया, सिपाही को पीट दिया, जी तो इस चक्कर में वो उन्होंने तत्काल गाड़ी में बैठाया होगा, ले गए हुए। लेकिन ये मिस आइडेंटिफिकेशन, यानी देखिए कानून में दो चीजें हैं, कानून में दो चीजें होती हैं कि एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है, यदि मिस आइडेंटिफिकेशन होता है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। यदि किसी को बता रहा है कि साहब ये जो राम बहादुर जा रहा है यही राम बहादुर है और पुलिस ने पकड़ लिया वो राम बहादुर नहीं था, श्याम बहादुर था, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लेकिन जब ये थाने पर गए और थाने पर जाके बातचीत हुई तो ये पता लगा उनको कि ये वो शिवराज नहीं है, दूसरा शिवराज, इसके दूसरे शिवराज का वारंट था। उसके बाद जहां तक मारपीट का सवाल है, तो यदि देखिए उन्होंने, पुलिस वालों ने अरेस्ट उसको दिखाई नहीं दिखाई, वारंट एक्सिक्यूट दिखाया नहीं दिखाया, क्योंकि जब पुलिस वाले वारंट को लेके गए हैं और वारंट के तहत उस व्यक्ति को लेके आए हैं शिवराज थाने पर, तो वो दाखिला होता है उसका, यानी उसकी एंट्री की जाती है और ये बताया जाता है कि हाँ हमने एक्सिक्यूट कर, ये वारंट एक्सिक्यूट किया है और ये फलां के खिलाफ वारंट था, उसको हम पकड़ कर ले आए हैं। और उसकी बैठली आइडेंटिफिकेशन लिखा था, बल्कि ये भी लिखाया था कि बॉडीली इंजरीज तो नहीं है कोई उसके ऊपर। अब मुझे पता नहीं, आपके बातचीत पता लग रहा है कि उसको अरेस्ट दिखाया या नहीं दिखाया। बहरहाल वो ये कहा जाता है कि उसके चोटें आई, उसको पुलिस ने पीटा, बर्बरता से पीटा, और जहां तक पीटने का सवाल है तो पुलिस को कोई हक नहीं पहुंचता, चाहे वो मिस आइडेंटिफिकेशन ही हो गया, शिवराज दूसरा शिवराज आ गया वो शिवराज की जगह, लेकिन पुलिस को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस उसको जाके 3rd डिग्री दे, लाठी मारे, डंडे मारे, बेल्ट मारे, समझा, 10 तरह से उसे यातना दे, तो ये पुलिस को हक नहीं पहुंचता है। नंबर 2, हमेशा यदि आप किसी को थाने पर लाते हैं, इवन फॉर इंटरोगेशन, पूछताछ के लिए लाते हैं जी, तो पूछताछ के लिए ये जरूरी है कि आप उसको बताएंगे हम काय के लिए पूछताछ ले आ रहे हैं। भाई क्यों पूछताछ के लिए आ रहे हैं आपको थाने पर? क्योंकि पूछताछ का मतलब यह है कि आपने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, भले आपने अरेस्ट नहीं किया उसको, भले आपने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आपने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया जी, आपने उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। अभिरक्षा में लेने के बाद आपको बताना होगा कि आप उस अभिरक्षा में क्यों ले रहे हैं। थाने पर ले गए, अब जैसा एलियस कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको बहुत मारा पीटा, उसकी हालत खराब हो गई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो उसको वहां से कानपुर शायद रेफर कर दिया है। तो देखिए यदि इतनी चोटें हैं शरीर पर कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफर करना पड़ा है, तो निश्चित रूप से कुछ सीरियस इंजरीज रही होंगी जी। और दूसरी बात यह है कि अब उसने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, अपने आप पहुंचाई चोट है, या उसको चोटें पहुंचाई गई हैं, या तो अपने आप पहुंचा ले चोट अपने उसको वो, और या उसको चोट दूसरा भी पहुंचाए, पुलिस कर्मी पहुंचाए, पुलिस अधिकारी पहुंचाए चोट उसको, तो इसमें फर्क होता है। यदि चोट जो है ना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चोट जो होती है, जो अपने आप हम चोट पहुंचाते हैं अपने को, उसमें और जो चोट पहुंचाई जाती है उसमें फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर अब पता नहीं मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ नहीं हुआ तो हुआ होगा जरूर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ होगा और वहां भी हुआ होगा कानपुर में। यदि नहीं वहां डॉक्टरों ने बताया, डॉक्टर की तो प्रतिक्रिया भी सामने आई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुई है, किसने मारपीट की क्या ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसमें साफ तौर पर मारपीट यदि की गई है और जो लोग लेके गए हैं उसको पुलिसकर्मी, तो उनकी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवार है इस चीज के लिए। और यदि मारपीट की गई, उसके शरीर पर चोटें आई हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वो उन्होंने एक अपराध किया है, उन पुलिसकर्मियों ने अपराध किया है, और जो चोटें पहुंचाई गई हैं, और वो यदि मेडिकल, भाई आपको 24 घंटे के अंदर संविधान कहता है कि आपको उसको पेश करना है, जो भी आप पकड़ते हैं उसको,
नॉन बेल वारंट इशू हुआ तभी उनको पकड़ा उसको, तो उसको डेफिनेटली उस आदमी उस अब आप देखिए कि जब उसको प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में, और कोर्ट में ये कहकर तो पेश कर नहीं सकते ये वो शिवराज नहीं है साहब, ये दूसरा शिवराज है जी। जिसके लिए आपने वारंट जारी किया था, तो वो शिवराज नहीं साहब, ये दूसरा शिवराज है, ये सब तो कह नहीं सकते वो। तो लॉ वाला यदि वो शिवराज छोड़ना ही पड़ेगा, उसको पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। बिल्कुल। अब उन्होंने पीट की यदि अवरक्षा में, तो जिम्मेवारी उनकी है, उन्होंने अपराध कारित किया है, अपराध कारित किया तो उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, एफआईआर होती है, तो सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो उनके खिलाफ, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ। जांच तो होती रहेगी, जांच में क्या है, जांच में जाके ये तो पता करना है कौन कौन लोग लेके आए थे। बिल्कुल। बाकायदा रवानगी होती है, बाकायदा जाते हैं लोग के साथ, फला गाड़ी, फला ड्राइवर, फला ऑफिसर, फला दरोगा, फला सिपाही, फला हेड कांस्टेबल गए पकड़ने के लिए और ये लेके आए उसको। तो ये सब सारा मोहल्ला बता देगा कितने लोग थे, 4 थे, 3 थे, 5 थे। तो इसमें तो ये यदि उन्होंने उसे पीटा है तो इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम होना चाहिए और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महेश सर, एक और अहम सवाल आपसे हो जाता है, क्योंकि आप सीनियर पद पर रहे और आपसे बेहतर जानकारी कोई नहीं दे सकता। जब पुलिस कोर्ट से आदेश होता है, इस तरीके से वारंट होता है, तो पुलिस का सिर्फ इतना काम होता है कि उसको उस व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट तक पहुंचाना होता है। और ऐसे में जब पुलिस किसी की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है या किसी को अरेस्ट करने पहुंचती है, तो क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, जांच नहीं करती कि ये फला व्यक्ति है या नहीं है? किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसे पुलिस ले जाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम सेम होगा तो किसी को उठाकर ले जाएगी, जबकि परिवार नकार रहा है, मना कर रहा है कि नहीं नहीं ये वो व्यक्ति नहीं हो सकते, नहीं है, हमारा तो लंबे समय से किसी से विवाद भी नहीं हुआ है। तो कम से कम पुलिस पूरे सारी जानकारी, सोसाइटी में जानकारी और पूरी जानकारी नहीं करती है क्या? मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब वो अरेस्ट करने पहुंचे थे शिवराज को, यदि उनके परिवार वालों ने कहा साहब ये शिवराज नहीं है, ये वल्दियत नहीं है इसकी, निश्चित से वल्दियत एक तो हो नहीं सकती, दोनों शिवराज की। तो जिस शिवराज को पकड़ ले, जिस शिवराज के खिलाफ वारंट जारी हुआ है कोर्ट से, तो उसकी वल्दियत तो वो तो नहीं सकती। उसके पिता का नाम अलग होगा, इसके पिता का नाम अलग होगा, तभी तो उसके घर वाले कह रहे हैं साहब ये शिवराज नहीं, ये शिवराज तो ये शिवराज है जिसके पिता का नाम ये है और इसमें ये लिखा हुआ है। और यदि उसी के पिता का नाम लिखा हुआ है शिवराज का, तो फिर मतलब कोई गलती नहीं हुई आइडेंटिफिकेशन में उसकी। और यदि शिवराज के पिता का नाम अलग है तो इसका मतलब वो शिवराज नहीं है, दूसरा शिवराज है कोई। तो देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है, मैं बताऊं आपको, मिस्टेक हुई है। पुलिस क्या होता है कि पुलिस एक पैनिक बटन होता है पुलिस का जी। एक अब चलाया हुआ अभियान कप्तान साहब ने चलाया हुआ अपना, आज वारंटी की गिरफ्तारी होगी, आज वारंटी की गिरफ्तारी होगी, ये अभियान चल गया पूरे जिले में। अब सब लेकिन निकल पड़े सब वारंट लेकर, क्योंकि दूसरे दिन उनको फिगर देनी है कि कितने गिरफ्तार किए उन्होंने। नंबर 1 आना पड़ता है, नंबर 2, नंबर 3 पे, मतलब उनको अब कॉम्पिटिशन, एक प्रतिस्पर्धा सी होती है कौन की। और उसमें ये देखा कि भैया ये वारंटी सही है गलत है, पकड़ के लेके उसे पीट पाट और दिया उसे, समझे आप। एक अब देखिए 2 तरह से अरेस्ट होती है। एक तो अरेस्ट ये होती है कि आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया, कोई मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस को अब पूरा वो मिल गया उसे मसौदा, पूरी एविडेंस उसके पास कि मैंने एक संज्ञेय अपराध किया है, कॉलेज ऑफेंस किया है, नॉन बेल ऑफेंस किया, मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अब क्योंकि यहाँ वारंट है, कोर्ट से इश्यू हुआ है वारंट, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट के वारंट की तामीली होना है। और तामीली किस होनी है? उस आदमी पर जिसके खिलाफ वारंट हुआ है, जिसके नाम में वारंट जारी हुआ है। यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन द सेंस कि उस आदमी को पकड़ ले गए जिसके खिलाफ वारंट ही नहीं था, दूसरा आदमी था। और चलिए वो तो आपको वहीं क्लियर हो रहा था जहां आपने पकड़ा, वहीं लोगों ने बताया। हाँ। थाने पहुंचे, वहां भी क्लियर हो जाना चाहिए था कि भाई ये वो शिवराज नहीं है। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ अपराध था या वो ऑफेंडर था या वो तो इसलिए आप उठा के ले आइए और पीट पाट दी जो आप जो चाहे कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है उसके खिलाफ अपराध दर्ज थे या ऑफेंडर था तो ये थोड़ी आप पीट देंगे, जिसको चाहे उसे पीट देंगे, जिसको चाहे उसे चोट पहुंचा देंगे, गंभीर चोट पहुंचा देंगे। तो ये यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से अपराध कारित किया है पुलिसकर्मियों ने जी। और विरुद्ध अपराध दर्ज होना चाहिए, अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट जैसे एफआईआर कहते हैं वो दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ फिलहाल जुड़े रहे। सिद्धार्थ आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम अन्य मेहमानों का भी रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें पुलिस की भूल या बर्बरता। सीधे चर्चा का रुख करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, सरकार मित्र पुलिस की अवधारणा पर काम कर रही है और पुलिसकर्मी जनता के साथ कैसा व्यवहार करें, इसको लेकर न सिर्फ शासन से बल्कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं तो पुलिस खाकी से भरोसा भी उठता है और ऐसे घटनाक्रमों में अगर जिस पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है वही इस तरीके से जब कारनामा करेगी तो कहां मित्र पुलिस की अवधारणा साकार हो पाएगी। हमीरपुर की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर पुलिस कह रही है कि उसने मारपीट नहीं की है तो फिर आप अंदाजा लगाइए, पीठ पर चोट है, सीने पर चोट है, चेहरे पर चोट है, हाथ पर चोट है, सर में चोट है, गंभीर चोटें हैं। अगर उस व्यक्ति ने विरोध जताया तो उसके कि वो व्यक्ति वो नहीं है, पहले परिवार ने विरोध जताया फिर उस व्यक्ति ने, तो उसके साथ ऐसी बर्बरता पुलिस वाले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज जी, आपका इसके लिए धन्यवाद, इस विषय को उठाने के लिए, और आपका के न्यूज टेलीविजन चैनल का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया। और उसके साथ साथ जहां तक इस विषय का सवाल है, बहुत चिंताजनक, दुखद, निंदनीय मामला है। और जहां तक मित्र पुलिस की आपने बात की, तो निश्चित रूप से जो मित्र पुलिस की एक धारणा बनाने का काम पूर्ण रूप से किया जा रहा है, धरातल पे किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है, और ये होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। और समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए और अच्छी समाज की परिकल्पना हम करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ऐसे लोग अड़ंगा हैं जो इस प्रकार की हरकत को अंजाम देते हैं। और ऐसे सभी लोगों के ऊपर जांच के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को या पुलिस कर्मी को या पुलिस अफसर को नहीं बख्शा जाएगा जो किसी प्रकार से किसी पे हिंसा करता है, अत्याचार करता है, मारपीट करता है, जुल्म करता है, जाति करता है, गैर कानूनी हरकत को अंजाम देता है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। जो कानून में कहीं नहीं लिखा कि मारपीट करे पुलिस, इस देश के कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मारपीट पुलिस करे, किसी को चोट पहुंचाए या इस प्रकार की हरकत को अंजाम दे, तो निश्चित रूप से चिंताजनक मामला है। अगर इस प्रकार का मामला सामने आता है तो ये संबंधित जो वहां के एसएसपी हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ देखेंगे, जांच करेंगे, पूर्ण रूप से सबके ऊपर एक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अगर उनका दोष पाया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये मैं समझता हूं पूर्ण रूप से तो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है। अगर इस प्रकार से मारपीट की जाती है और ये अगर घटना सच्ची है, सत्य है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है और ऐसे लोगों के ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा एक तरीके से दायर होगा और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। मुमताज आलम जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। मुमताज आलम जी, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन साहब के न्यूज चैनल के आज की तारीख में जो है जो जनहित प्रोग्राम आ रहा है, इसको स्वयं देखें और इस गरीब आदमी के ऊपर जो प्रताड़ना सरकार की तरफ से हुई है, इसको न्याय दिलावें और योगी आदित्यनाथ जी तत्काल इसको 50,000 रुपया कम से कम मुआवजा दे, ताकि ये समर्थ हो उन दानवों से लड़ने के लिए जिन्होंने इनके खिलाफ अत्याचार किया है, उनसे वो निपट सके, कोर्ट कचहरी सब कर सके। इनको न्याय मिलना चाहिए। गरीबों के प्रति आज देश की क्या सोच हो गई है, ये प्रशासन खुद देख लीजिए। आदित्यनाथ जी, आप तो स्वामी और सन्यासी हैं, क्या करवा रहे हैं आप इस देश प्रदेश के अंदर? ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपने विचार रखने के लिए। हम मुमताज आलम जी आपके पास आएंगे। मुमताज आलम जी, लोगों की अब एक धारणा होती है कि हम पुलिस, अगर हम थाने में एक साधारण व्यक्ति जाता है, पुलिसकर्मी उसके साथ अगर अच्छे से व्यवहार, अच्छे से बात कर ले तो वो व्यक्ति अब न सिर्फ उसको हल्कापन महसूस होता है बल्कि उसके अंदर का भय निकल जाता है और वो दूसरे व्यक्तियों से कहता नजर आता है कि फला अधिकारी बहुत अच्छा है, उसने हमारी बात सुनी और उसने पूरी जानकारी दी। लेकिन मित्र पुलिस की अवधारणा क्या ऐसे साकार होगी कि गुडवर्क की लालसा में ऐसे पुलिस बर्बरता करेगी? क्या कहेंगे आप? आनंद जी, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहता हूँ जी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना जी। क्या जब मैंने आज ये खबर पढ़ी अखबार में और मैंने पूरी डिटेल में गया, तो वो अपने घर का इकलौता व्यक्ति था जो कमाता था जी। उसकी माँ विधवा है और बहुत ही गरीब हालत में की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मानस जी, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की बानगी है। जो उत्तर प्रदेश में पुलिस कर रही है, ये सिर्फ उसकी बानगी मात्र है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आज कोई भी मुलजिम को पुलिस चाहती है खुद ही फैसला कर देना।
उत्तर प्रदेश के अंदर कितने एनकाउंटर हो रहे हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से टांगों पर गोलियां मारकर पुलिस विकलांग कर दे रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे भाई, अदालत किस काम के लिए है, जुडिशरी किस काम के लिए है, अदालतें क्यों बिठा रखी फिर आपने? दूसरी बात, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुलिस को लताड़ लगाई थी। पुलिस ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपका विश्वास संविधान में नहीं, आपका विश्वास है अपने सियासी आकाओं को खुश करना जी। ये सिर्फ अपने सियासी आकाओं को खुश करना चाहते हैं। और आज पुलिस धर्म और जाति के आधार पर भी कार्रवाई कर रही है, मुझे ये कहते में कोई संकोच नहीं है। आज पुलिस सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। अगर कोई गरीब है, दलित है, माइनॉरिटी का है, पिछड़ा है, उसकी जाति की दबी कुचली जाति का है, तो पुलिस बहुत आसानी से एनकाउंटर कर रही है, बहुत आसानी से उसकी टांगों में गोली मार रही है। इस घटना को आप प्लीज इसको जाति एंगल मत दीजिए, और हम अगर जाति पर जाएंगे तो आप ये उल्टा पड़ जाएगा मामला आपको भी। तो मैं कह रहा हूं कि जाति पर मत जाइए प्लीज। मुमताज जी। अरे मानस भाई, सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए। ये आज उत्तर प्रदेश में तो सच्चाई है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए कि पुलिस किस किस्म का अपराध कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप हमीरपुर की घटना को छोटी मोटी घटना समझ रहे हैं? नहीं, छोटी मोटी घटना नहीं। आप मैं जाति एंगल इसलिए कह रहा हूं कि फिर हम कहेंगे कि पीटने वाला जो एसएचओ को पीटने वाला जो है वो किस जाति का है, क्या वो ऐसी जाति का है जो बर्बरता का, मतलब मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं फिलहाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर आप मत जाइए। जाति और धर्म देखकर न्याय नहीं हो सकता है। मानस जी, हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जी। अभी गाजियाबाद में 2 घटनाएं होती हैं, आपको सबको पता है गाजियाबाद के अंदर क्या हुआ है। मानस जी, पुलिस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए और हम अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए कहीं एनकाउंटर की मांग करें, कहीं एनकाउंटर का विरोध करेंगे, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि मुलजिम को पकड़ेगी, अपराध किया नहीं किया उसकी जांच करेगी, चार्जशीट तैयार करेगी, अदालत में पेश करेगी। पुलिस का काम ये नहीं है कि हम गोली मारकर मुलजिम को वहीं ढेर कर देंगे। पुलिस इसे पुलिस नहीं कहते, इसे जुल्म कहते हैं, जुल्म की इंतहा कहते हैं। मैंने कहा था ना, एक आंसू भी हुकूमत के लिए भारी होता है। किस तरीके से वो जुल्म हो रहे हैं, किस तरीके से सोच समझकर टांगों में गोलियां मारी जा रही हैं। अभी आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हाँ, निश्चित रूप से कई मामलों में सवाल उठते हैं और ये सवाल उठना लाजमी है जी। मानस जी, एक बात और सुनिए, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना होगा कि 107-16 में पुलिस ने चालान करके जेल भेज दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उस व्यक्ति को 25,000 रुपए अपनी जेब से पर डे के हिसाब से दो। ये क्या चीजें हैं, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल आपके जो सवाल हैं जायज हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, अपराध मुक्त प्रदेश को बनाने का भी काम पुलिस कर रही है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है निश्चित रूप से खाकी पर सवाल भी उठते हैं। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए आ रहे। मुमताज जी, बाकी पैनलिस्ट, बहुत समय निकल गया, बाकी पैनलिस्ट को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उज्जवल पाठक जी का रुख कर लेते हैं। उज्जवल पाठक जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या पुलिस ने गुडवर्क के चक्कर में यह कारनामा किया है? दूसरी तरफ मित्र पुलिस की अवधारणा पर सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी ऐसे ही काम करते हैं, बहुत अच्छा भी काम पुलिसकर्मी करते हैं, उसको भी हम दिखाते हैं, लेकिन आज जो हमीरपुर में पुलिस ने किया है, जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इस तरीके से पुलिस अगर काम करने लगेगी तो फिर कोर्ट कचहरी का काम क्या है? और जिस पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लोगों में भरोसा बनाए रखना है, वही इस तरीके का अगर कारनामा करेगी तो फिर समाज में कैसा मैसेज जाएगा? मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस लोक महत्व के, जन महत्व के मुद्दे पर मुझे अपनी अभिव्यक्ति रखने का अवसर प्रदान किया। सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। देखिए, हमीरपुर का जो प्रकरण कल रात्रि के सामने आया है, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोक चिंता का विषय है, पब्लिक कंसर्न का विषय है। तो भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सरकारी संस्थान के द्वारा, चाहे वो प्रशासन हो या अन्य विभाग हो, कानून की सीमा के अंदर, कानून के मानकों की पृष्ठभूमि के से परे नहीं होना चाहिए। अब पुलिस जिस प्रकार वारंट की तामीली करा रही थी, वो कहीं ना कहीं पुलिस का मामला नहीं था, पुलिस विभाग का कानून व्यवस्था का मसला नहीं था, वो
पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस था। हाँ, वारंट की तामीली जुडिशियल प्रोसेस थी। और हमारे साथ पूर्व आईपीएस आदरणीय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी जानते हैं वारंट की तामीली जुडिशियल प्रोसेस के अंतर्गत आती है और उस एक्यूज को गिरफ्तार करके पुलिस न्यायिक अभिरक्षा में भेजती। वो व्यक्ति अगर जेल जाता कल वारंट में तो न्यायिक अभिरक्षा में रहता, कोर्ट की निगरानी में रहता, पुलिस की गिरफ्तारी या पुलिस की निगरानी में नहीं रहता। तो न्यायालय के कार्यों को किस प्रकार लापरवाही के साथ किया जा रहा है, एक मामला ये बनता है। और दूसरा मामला किस प्रकार उस व्यक्ति के मानवीय गरिमा को प्रभावित किया गया, किस प्रकार उस व्यक्ति के मानवाधिकारों को प्रभावित किया गया, किस प्रकार उस व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का हनन करते हुए उसको मारा गया, पीटा गया, भारत में कानून का शासन है उसका हनन किया गया, उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, उसके संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया गया। इन सब मामलों को यदि हम सामूहिक रूप से देखें तो आज कहीं नहीं लग रहा है कि देश में जनता का शासन है। आज नहीं लग रहा है कि देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में डेमोक्रेसी है। इसी प्रकार अंग्रेजों के शासन में पुलिस लोगों को उठा करके थाने लाती थी, बिना किसी कार्रवाई के मारती थी, पीटती थी। अभी हमने देखा बिहार में किस प्रकार एक क्रांतिकारी युवक भरत तिवारी को गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया। अभी विगत 1 वर्ष पहले हमारे हमीरपुर में न्यायिक अभिरक्षा की बात कर रहा हूँ, न्यायिक अभिरक्षा में अनिल कुमार द्विवेदी की जेल में पीट कर हत्या कर दी गई। हम लोग उस मामले में वकील हैं, हमारी लॉ फर्म उसमें वकील है, मेरे पिताजी उसमें वकील है उस मामले में। और आज भी प्रोसिक्यूशन कहीं ना कहीं जेलर को बचाने का प्रयास कर रहा है। एफआईआर तो दर्ज हुई इतने राजनीतिक हंगामे के बाद, लेकिन आज भी उस जेलर को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरे जिले में वो कहीं ना कहीं जेल का प्रभार संभाल रहा है। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की संवेदनहीनताएं आम हो गई हैं। ये कोई बहुत ही ज्यादा सोचने का और चिंता का विषय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक और फर्जी एनकाउंटर और पुलिस के द्वारा प्रताड़ना, इनमें नहीं उज्जवल पाठक जी, चिंता का विषय क्यों नहीं है? ये चिंता का विषय क्यों नहीं है? एक व्यक्ति है, वो उसको पता भी नहीं है कि उसको क्यों ले जाया गया थाने में। अगर उसके पूर्व में अगर उसने कोई गलती की भी होगी जी, इसलिए चिंता। देखिए जिस सरकार के पास लाज शर्म होती है उसके लिए चिंता का विषय होता है। भाजपा में चिंता का विषय इनके नेताओं के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें आम है। अब इतना ये तो मारा पीटा गया, अब इतना बड़ा एनकाउंटर हो गया, भाजपा के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। अब इतनी बड़ी घटना हो गई हमीरपुर में, कल एक व्यक्ति को बिना किसी अपराध के, निर्दोष व्यक्ति को घर से घसीट कर के लाया गया, थाने में मारा गया और अस्पताल से रास्ते में उसके परिजनों को रोका गया। जब उसके परिजन डीएम साहब से मिलने जा रहे थे, कैबिनेट मंत्री जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उनसे मिलने जा रहे थे, तब उनको रास्ते में पुलिस के द्वारा रोका गया। अब इस प्रकार की संवेदनहीनता की ना तो किसी प्रकार का आज 24 घंटे होने जा रहे हैं, एक सिपाही नहीं इस मामले में सस्पेंड हुआ, एक सिपाही ने सस्पेंड हुआ, जांच का आता पता नहीं है, कुछ किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आया और प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं घुला मिला बयान दिया, जिससे हम और पीड़ित कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं अभी भी, हमारी देखिए पार्टी का प्रोग्राम है, मैं अभी पीड़ित के साथ पीड़ित के पास जाऊंगा। हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज शाम को 6 बजे उस पीड़ित परिवार को मिलने जा रहा है, तो उनको न्याय का पूरा आश्वासन देगा। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। ये 2 मामले बनते हैं, इन दोनों में कार्रवाई होनी चाहिए। पहला तो न्यायिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं अपमान हुआ है, न्यायालय की जो जवाबदेही है, न्यायालय की जो एक तरीके से कहा जाए गरिमा है, उसका हनन किया है हमीरपुर कोतवाली पुलिस ने और उस व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन किया है। बिना वारंट के, बिना कागज दिखाए और कहीं ना कहीं बिना किसी प्रकार का नोटिस दिया आप उसको उठा लाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कानून के शासन का हनन है। पाठक जी आपकी बात आ गई, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ सैयद उस्मान जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सैयद उस्मान जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं और लगभग सभी पैनलिस्ट को आप सुन चुके हैं। सैयद उस्मान जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? पुलिस की गलती या पुलिस की बर्बरता? गुडवर्क के चक्कर में पुलिस से गलती हो गई। हालांकि पुलिस अच्छे भी काम करती है, हम उन अच्छे कामों को भी दिखाते हैं, और पुलिस वही पुलिस है जो हर एक काम के लिए, हर एक व्यवस्था में उसको हर काम के लिए आवाज लगाई जाती है। और यही पुलिस जब इस तरीके के कारनामे करने लगती है तो उस पर सवाल उठते हैं, और सवाल इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि मित्र पुलिस की अवधारणा साकार हो, लेकिन पुलिसकर्मी खाकी पर कैसा दाग लगा रहे हैं? खाकी को अपनी हनक के चक्कर में इस तरीके के जब काम करते हैं, और जब पीड़ित परिवार अधिकारियों से मिलने जाता है तो उसको भी डराने धमकाने का भी काम करते हैं।
देखिए मनोज भाई, नवाज देवबंदी ने लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, बिल्कुल, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये तमाम लाइनें और जो वर्तमान परिपेक्ष और वर्तमान परिस्थितियां हैं, आप दोनों को मिला लीजिए तो शायद इस शेर का और इन लाइनों का मतलब समझ में आ जाएगा। जी देखिए, जब भी पुलिसिंग की बात होती है या न्याय प्रक्रिया की बात होती है, तो हमने अक्सर इस बात को सुना है कि भले ही 10 दोषी क्यों ना छूट जाए, लेकिन एक भी जो निर्दोष है वो जेल नहीं जाना चाहिए। इसी अवधारणा पे जो तमाम पुलिसिंग है वो काम करती है, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं मनोज भाई आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहूंगा कि MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 जून 2026 को लोकसभा में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसमें ये बताया गया कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 56 कस्टोडियल डेथ के मामले हुए हैं। तो ये कैसे हो गए साहब? और आपको ये भी पता होगा, ये भी फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की हाफ एनकाउंटर थ्योरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि साहब आपके एक भी पुलिसकर्मी पे गोली नहीं लगती है, वो घायल नहीं होता है, और आपका निशाना इतना सटीक है, इतना अचूक है कि आपकी गोली जाकर के सीधे पैर में लगती है। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी करी और ये कहा कि साहब आपका काम जो है वो अपराधियों को पकड़कर न्यायपालिका को सौंपना है, ना कि उनको खुद दंड देना है। तो इस तरह की चीजें भी है। फिर आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, आप भरत तिवारी का आप मामला लीजिए। एक व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, या वो व्यक्ति जो अपना हथियार रख के सरेंडर कर चुका था, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो उसकी अंतिम यात्रा थी उसमें 10,000 हजार की भीड़ उमड़ती है। तो वो 10,000 हजार की भीड़ भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद क्या कर रही थी? क्या भरत तिवारी अपराधी था? अगर अपराधी था तो क्या वो 10,000 लोग उसके समर्थक थे? तो ये इस तरह के सवाल भी हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसका जो पुलिस आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पैरा 10, 12 और 13, इसको भी हमारे पुलिस कर्मियों को पढ़ने की आवश्यकता है, जो कि आम जनमानस से विनम्र व्यवहार की हिदायत देता नजर आता है। और देखिए, मानवाधिकार आयोग NHRC भी जो है ये कहता है कि जो अगर आप किसी संदिग्ध को भी अरेस्ट कर रहे हैं तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और खास तौर पे देखिए, यूपी पुलिस की जो आचरण नियमावली है 1956, मुझे लगता है कि शायद उसका नियम 3 और 4 भी ऐसे कृत्य करने वाले पुलिस वालों ने नहीं पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस है, जो पुलिस नियमावली है, जो आचरण नियमावली है, ऐसे तमाम पुलिस वालों को दोबारा से उनको पढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि निश्चित रूप से बेहद गंभीर प्रकरण है। अगर वो जो गिरफ्तार हुआ शख्स था शिवराज, अगर वो वारंटी भी होता तो क्या आप उसके साथ ये व्यवहार करते? हाँ, मेरा यही सवाल था। डिग्री यूज करने की परमिशन आपको किसने दी? तो ये निश्चित रूप से ये जो मित्र पुलिस की अवधारणा है, इस पर जो सवालिया निशान है वो खड़ा होता दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए, जो पुलिस अधीक्षक हमीरपुर है मृगांक शेखर पाठक, वो निश्चित रूप से अपनी बड़ी कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं। और इस मामले में भी जैसे ही जो जांच है वो आगे बढ़ेगी और इसमें जो भी जिस दरोगा के ऊपर आरोप लग रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस पर जो कार्रवाई होना है वो तय है। जी ठीक है, बिल्कुल आप जुड़े हमारे साथ उस्मान साहब। एक बार फिर से हम महेश सर के का रुख करेंगे। महेश सर, जैसा कि सैयद उस्मान जी ने कहा कि अगर वो वारंटी वास्तविक वही व्यक्ति होता तो भी क्या पुलिस इस तरीके की बर्बरता करती? और जब आप गलत व्यक्ति को, मुझे लगता है कि जब आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर लाए हैं तो वो निश्चित रूप से विरोध भी करेगा। परिवार यहाँ पर विरोध कर रहा था, उसने जाकर थाने में भी विरोध किया होगा, और जब उसने विरोध किया तो विरोध को दबाने के लिए आपने उसके साथ ऐसी बर्बरता की। उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, संविधान ने उसको भी अधिकार दे रखे हैं। और पुलिस नियमावली की अगर बात करें, ट्रेनिंग में पुलिस को जो सिखाया जाता है, क्या पुलिस वो सब भूल जाती है ऐसे मामलों में? देखिए, उस्मान साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है जी, 100% सही है उनका कहना। यदि वो वारंटी भी होता तो पुलिस को कोई हक नहीं पहुंचता। मैं पहले भी कह रहा हूं कि पुलिस को कोई हक नहीं किसी साथ मारपीट करने का, जी, वायलेंस करने का कोई हक नहीं है पुलिस को। कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि उसके मानव अधिकारों का हनन करे, उसको मारे, उसको पीटे, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाए उसको। ऐसा कोई अधिकार पुलिस के पास नहीं है। और पुलिस को मालूम है ये, ऐसा नहीं पुलिस को नहीं मालूम है, जी, पुलिस को मालूम है ये बात। और रही ट्रेनिंग की बात, देखिए बात यह है कि पुलिस में भर्ती होने के बाद जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो सबसे ज्यादा उपेक्षित पार्ट है, सबसे ज्यादा उपेक्षित। क्योंकि मैं एज DIG प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मेरठ रहा हूँ 2014 से 2015 तक।
मैंने देखा कि वहां पर जो सब इंस्पेक्टर्स या कांस्टेबल्स या हेड कांस्टेबल्स आते थे, उनका सिर्फ ये था कि वो सुबह अपने मोबाइल पकड़ लिया उन्होंने, उन्हें ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं। ट्रेनिंग पहुंच रहे हैं, फील्ड पर जा रहे हैं, आउटडोर इंडोर मतलब जो लॉ पढ़ रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं उनकी, वहां भी कोई दिलचस्पी नहीं। अब उनको दिलचस्पी पैदा कराई गई, उनको थोड़ा सा पनिश किया गया, उनको थोड़ा सा रेप्रीमेंड किया गया, उससे थोड़ा सा उनमें जागरूकता आई कि भाई पढ़ लो, नहीं तो अनावश्यक सजा पा जाएंगे हम। तो एक सेंस ऑफ फियर ये एक उनके दिमाग में डाला गया कि यदि आप नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, यदि आप जो ट्रेनिंग के लिए आप आए, यदि आप नहीं कार्य करेंगे तो आप सजा पा जाएंगे, दंड पा जाएंगे। अब सवाल यह है कि यदि चलिए ठीक है आपने कर दिया, अब कितने, मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस में ज्वाइन करने के बाद और ट्रेनिंग निकलने के बाद, डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद, किसी भी यूनिट जाने के बाद कोई मतलब नहीं कानून से पढ़ने का। पुलिस, आप किसी पुलिस वाले को पढ़ता हुआ नहीं देखेंगे आप, उसके दिमाग में यह है कि एक एसपीओ साहब है, एपीओ साहब रहते हैं, यदि कोई मतलब पता हमसे पूछ लेंगे आगे एपीओ साहब से, क्या भाई एपीओ साहब ये मामला फंस गया, इसमें क्या करें हम जरा, इसे बताइए क्या ये जान को आ गया। अब यही जो मामला है आप वाला, इसमें पुलिस वाला कोई कानूनी किताब नहीं पढ़ रहा होगा, या उसको वो सब एपीओ के पास पहुंचे होंगे, एसपीओ के पास, जब बताइए कैसे जान बचे हमारी इसमें, हमें बताइए जरा जान कैसे बचे हमारी इसमें। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, आप जैसे मित्र पुलिस की बात कर रहे हैं, अब ये पुलिस में फर्क आ गया है कि अब पुलिस के पास कोई भला आदमी पहुंचता नहीं है सोसाइटी का। जी, पहले पुलिस के पास जो उस इलाके के एसओ साहब के पास जो उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ आदमी होते थे, वो जाते थे, मिलते थे कि साहब मेरा नाम फला फला है, मैं तो आपके पास मिलने आया था, आप मालूम पड़ा कि आप तैनात हुए, और यदि मेरे पास कोई काम हो तो बताइएगा, केवल मिलने आया था आपसे मैं। जाते थे लोग मिलने, अब क्या हो गया, अब वो नहीं जाते हैं। नहीं सर, जाते अभी भी है, लेकिन दूसरे टाइप के लोग अब जा रहे हैं। अरे ज्वारी सटोरिये ये सब जाते हैं मिलने के लिए, सब अपनी जुगाड़ करने के लिए जाते हैं वहां पर थाने पर। अब भला आदमी नहीं आता, जब आप भला आदमी आपके पास नहीं आता तो आप चले जाइए भले आदमी के पास में। इलाके के डॉक्टर भी होंगे, इलाके के मुअज़्ज़िज़ व्यापारी होंगे, वकील होंगे, 10 लोग होंगे मुअज़्ज़िज़ जो जिनके पास आप जा सकते हैं, जिनसे मदद ले सकते हैं आप बुरे वक्त में। अरे उनसे मिल लीजिए, जाके आप मिल लीजिए ना, आप निकलते बैठते मिल लीजिए, उनके पास बैठ लीजिए, वो आपका स्वागत ही करेंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे आप कैसे आगे मेरे से मिलने के लिए, वो कभी नहीं कहेंगे आपसे, बल्कि आपको बैठा के एक प्याला चाय पिला देंगे वो आपको, साहब बड़ी खुशी हुई आप आए हमसे मिलने के लिए, और आपने उससे मिल लिया जाके। अब पुलिसिंग जो है ना, पुलिसिंग इस तरह की पुलिसिंग नहीं है। आप मित्र पुलिस, आप भले ही कुछ लेक्चर दे लीजिए, भाषण दे लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे बोल लीजिए, लेकिन मित्र पुलिस का कोई वो नहीं है। पुलिस वाला डरता आप नहीं, यदि कोई पुलिस वाला किसी जनपद का रहने वाला, हमीरपुर जनपद का कोई पुलिस वाला रहने वाला होगा और कानपुर में तैनात होगा, तो अपने थाने में जाने में डरेगा वो पुलिस वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। वो आराम से नहीं जाएगा, वो डरेगा, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, कहीं संतरी बदतमीजी ना करते, कहीं फलाना पूछे पे कैसे आए, कैसे घुसे थाने पे, ये फलाना। तो देखिए, एक हमारे अंदर जब तक संवेदनशीलता पैदा नहीं होगी, जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, और जैसा कि अभी मुमताज साहब कह रहे थे, मुमताज साहब सही कह रहे थे कि देखिए संवेदनशीलता खत्म कैसे होती है। मुमताज साहब ने, ठीक है, भले उन्होंने एक जिक्र किया एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर का, लेकिन ये एक ये प्रयास है ना, ये हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, मैं फुल एनकाउंटर की बात नहीं करता, लेकिन हाफ एनकाउंटर की बात जरूर करता हूं कि ये पुलिस का कंपेशन, ये पुलिस की संवेदनशीलता समाप्त कर रहा है, और ये पुलिस को क्रूअल बना रहा है, क्रूर जी। और यदि ये नहीं रोका गया, यदि ये खुली छूट जो दे दी गई है, यदि इस पर लगाम नहीं लगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्रूरता का, जैसे कि उन्होंने शेर पढ़ा था आपका नवाज देवबंदी साहब का, सईद उस्मान साहब ने, तो वो किसी के साथ भी बात सही हो सकती है, किसी साथ वो टांग में गोली किसी भी लग सकती है, मेरे भी रिश्तेदार के लग सकती है टांग में गोली। यदि टांग में गोली ऐसे लगती नहीं, तो देखिए यहाँ पर हमें संवेदनशील बनाने की बहुत आवश्यकता है, संवेदनशील कम। अब ये परिवार गरीब है, ये जो लड़का पकड़ा गया, ये परिवार बहुत गरीब है, ये कोई बहुत रईस परिवार नहीं है, और रईस परिवार होता हिम्मत नहीं होती पुलिस वालों के पकड़ने की। जी नहीं, यही अभी मुमताज साहब यही कह रहे थे कि अकेला था परिवार का कमाने वाला, और माँ विधवा है, बहन जो है वो जाके अधिकारियों से गुहार लगा रही है कि उसको न्याय दिया जाए, उसके भाई के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई है। अविरल मलिक जी, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। अविरल मलिक जी, अभी मिश्रा जी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस जो है अब मित्र पुलिस नहीं रह गई है, खाकी की हनक, हालांकि उस खाकी की लोग इज्जत करते हैं, पुलिस का जो व्यवहार है, अगर इस तरीके का व्यवहार है तो व्यक्तिगत व्यक्तित्व का जो है लोग आदर नहीं कर रहे हैं। और जो पुलिस का जो जी, माने 10 सेकंड लूंगा मैं आपको जी। इसी मौजूद पर एक शेर है दुष्यंत कुमार साहब का, जो दुष्यंत बिजनौर के एक शायर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने किस तरह जलसा हुआ होगा। हाँ, बहुत हम सबकी होता हुआ। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। जब इस घटना क्रम पे तो ऐसी यही शेर फिट बैठता है। अच्छा अविरल मलिक जी,
अभी उज्जवल पाठक जी ने साफ तौर पर कहा कि इस परिवार को, इस व्यक्ति को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। पुलिस अगर अच्छा काम कर रही है तो निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कामों में अगर बढ़ावा मिलेगा, कार्रवाई नहीं होगी, उनको दंडित नहीं किया जाएगा, अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है तो निश्चित रूप से उनके हौसले बढ़ेंगे। कल कोई और इसी तरीके से शिकार होगा तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उज्जवल पाठक जी ने साफ तौर पर कहा कि वो प्रयास करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात है। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, 100% न्याय मिलेगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और बहुत चिंताजनक ये विषय है। इस प्रकार की हरकत अगर सामने आती है तो सब जितने पुलिस वाले हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और सब पे कार्रवाई 100% होगी। विभागीय जांच के आधार पे पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी, किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि अगर पुलिस की बात कर जाए तो कानून व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बेहतरीन रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और सब कुछ सद्भावना के साथ चले, इसलिए पुलिस होती है। और पुलिस अगर है तो जो कानून है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए है, एग्जीक्यूट करने के लिए है, वो वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए किसी रूप में नहीं है। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी हमारा स्पष्ट निर्देश है, किसी प्रकार से वायलेंस को इस प्रकार से पुलिस बढ़ावा नहीं दे सकती है। स्पष्ट हमारा मानना है, अगर इस प्रकार की हरकत सामने आती है तो कठोरतम कार्रवाई दंडनीय है। कार्रवाई निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सब पे कार्रवाई होगी, जांच के आधार पे किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और जो मामला सामने आया है अगर वो पुलिस वालों के द्वारा ही किया गया है, बाकी ये तो जांच का विषय है, तो बहुत ही घृणित मानसिकता का प्रतीक है और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से सबकी डिमांड है। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम कर रहे हैं अबिरल मलिक जी आपसे भी, मुमताज जी आपसे भी और उज्जवल पाठक जी आपसे कि आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे इस परिवार को न्याय मिले और जिन्होंने गुनाह गलत किया है उनको कम से कम वो कानून के दायरे में उनको सजा मिले। इसी उम्मीद के साथ आदरणीय मिश्रा जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सैयद उस्मान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस खास चर्चे में आपने अपना कीमती समय दिया और अबिरल मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया, मुमताज जी आपका भी बहुत शुक्रिया और उज्जवल पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चे में जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है और शासन को ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं खाकी को बदनाम कर रहे हैं और उच्चाधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि खाकी की जो गरिमा है, खाकी की जो इज्जत है वो बची रहे और ऐसे लोग खाकी को बदनाम ना कर सकें और लोगों को कम से कम उनको न्याय मिल सके। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।